हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम डॉक्टर ध्रुव व्यास है और आज हम ग्रामर सीखने के लिए फिर से आ गए हैं। आज मैं और मेरे स्टूडेंट्स ग्रामर को रिवाइज करेंगे। मेरी रिवीजन हो जाएगी और आप सब थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे। जहां हमने लास्ट वीडियो को छोड़ा था वहीं से इसको शुरू करेंगे, पर इसको थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक चेन ऑफ थॉट, एक सीक्वेंस जो है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो हम आज फिर से देखेंगे कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं। फिर हर किसी को, हर पार्ट ऑफ स्पीच को हल्का 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 टच करेंगे और उसके बाद हर पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर एक अलग वीडियो आएगी। क्योंकि ये सब कुछ देखने में बहुत सिंपल लगता है, पर इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है, एक्सेप्शंस हैं, जो कि हमें एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए हमें उन सब जानकारियों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि नाम ही बता रहा है, इसका नॉमेनक्लेचर ही बता रहा है, ये अलग अलग पार्ट्स हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मतलब एक से ज्यादा हैं। और हमें लगभग हर बच्चे को ये पता है कि ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो पहला, नाउन। हिंदी में भी लिखा है आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए। हाँ, एक बात कह दूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में अगर कोई वर्ड है उसका समानार्थक शब्द, उसका सिनोनिम हिंदी में उस मिले हमें, क्योंकि दोनों अलग अलग लैंग्वेज हैं, अलग अलग जगहों पे डेवलप हुई हैं। तो पर हमारे पास नाउन का सिनोनिम यानी समानार्थक शब्द संज्ञा है। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो नाउन है, सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है ये। सेकंड, प्रोनाउन, सर्वनाम। नाउन संज्ञा, सर्वनाम प्रोनाउन। जो संज्ञा की जगह आ जाए उसको सर्वनाम कहते हैं, ऐसा हम सबको थोड़ा सा आइडिया है। थर्ड वन इज एडजेक्टिव, इसे कहते हैं विशेषण। मैं पर्सनली कहता हूं, अपनी कन्वीनियंस के लिए कहता हूं, अपने स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस के लिए कहता हूं, संज्ञा विशेषण या सर्वनाम विशेषण। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण है या संज्ञा विशेषण है। ऐसा मैं क्यों करता हूं? क्योंकि हमारे पास एक और पार्ट ऑफ स्पीच है जो किसी की विशेषता बताता है। वो कौन सा है अभी देखेंगे। चौथा है हमारे पास वर्ब, हिंदी में क्रिया। ये 4 देखने के बाद इनके बारे में इस वीडियो में थोड़ा सा विल नॉट डेल्व डीप इनटू all these parts of speech, but yes, we will get a basic idea about what they are and what their significance is. उनका महत्व क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा आपको, जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें ये संज्ञा, एक वीडियो संज्ञा के ऊपर ही आएगी। क्या इसके ऊपर वीडियो बन सकती है? एक लेंदी वीडियो बन सकती है? जरूर बन सकती है, क्योंकि इसके बहुत छोटे छोटे पहलू होते हैं जो हमें पता नहीं चलता। और इस वीडियो को बनाने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को संज्ञा के बारे में कुछ भी जानना होगा तो उस वीडियो के बाहर उसको कहीं पर भी कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, वहां पर सब कुछ डील किया जाएगा। फिलहाल वी आर टेकिंग अ cursory glance over 8 parts of speech. The first one is noun, the second one is pronoun, the third one is adjective, the fourth one is verb यानी क्रिया, the fifth part of speech is called adverb. अब देखो, क्रिया विशेषण, विशेषण तो ये भी है, किसका विशेषता बताता है? क्रिया की। देखो, हिंदी में हम इसे सिंपल टर्म्स में तो कह सकते हैं कि ये क्रिया की विशेषता बताता है। वो शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताए, एनी वर्ड्स विच क्वालिफाइज और गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब, ऐसा कह सकते हैं। पर यहीं तक बात सीमित नहीं होती, हम इसके मतलब को यहां तक सीमित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि
An adverb is also a word which can give additional information about an adjective. किसी विशेषण के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा बता दे, वो भी एडवर्ब होता है। और कई बार तो ये एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में भी इंफॉर्मेशन बताता है। तो इसकी अगर डेफिनेशन होगी वो ये होगी, जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन तीनों के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, उसको कहते हैं एडवर्ब। आई होप इट इज क्लियर। कंजंक्शन, जंक्शन, जैसे रेलगाड़ी का जंक्शन होता है जहां दो चीजें मिलती हैं, तो ये हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजक। एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, है ना, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं, पर मुझे किसी से बात करते हुए पता चला कि कंजंक्शन को संयोजक कहते हैं। पर यह मुझे जरूर पता है कि इसको कनेक्टर या ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। इससे क्या होता है, हम दो वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, दो फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। इसके बारे में भी और जानेंगे इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद। उसके बाद जो सेवेंथ पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को संबंधवाचक भी कहा जाता है, जो संबंध बताता है किन चीजों के बारे में। एक सेंटेंस में एक नाउन और दूसरे नाउन के बारे में, वो किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, उनके बीच का संबंध क्या है, वो बताता है प्रेपोजिशन। और लास्ट वन, इंटरजेक्शन। कई बार मजाक में कहते हैं हम, अगर इस टर को काट दिया जाए, जब हमें इंजेक्शन लगता है तो हमारे मुंह से निकलता है आउच। तो एक जब भी कोई ऐसी फीलिंग होगी जो सडन बर्स्ट ऑफ इमोशन होगा, उसको दिखाने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें बोला जाता है इंटरजेक्शन। हिंदी में विस्मय आदि बोधक। ये तो मुझे पता है कि विस्मय आदि बोधक है, क्योंकि विस्मय मतलब कंफ्यूजन, वॉन्डरिंग, है ना, कि क्या है क्या नहीं है। विस्मय आदि, उसके साथ और सारी जो भी इमोशंस के बारे में, जो भी फीलिंग्स के बारे में बताएगा, सडन इमोशंस के बारे में बताएगा, वो है इंटरजेक्शन। थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, इस वीडियो को कैसे देखना है, इस वीडियो को यूटिलाइज कैसे करना है। इस वीडियो को हमने यूटिलाइज ऐसे करना है कि ये बेसिक है, जैसे इससे पहले की वीडियो भी थी, कि हम ग्रामर, मैं ग्रामर बोलना पसंद करता हूं, पर मुझे पता है कि इसे शायद सही प्रोनाउंसिएशन ग्रामर है इसकी। हमें यह देखना है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में गए, ताकि हमें यह पता चले सेंटेंस बनाते हुए कि अगर हम कोई शब्द लिख रहे हैं तो वो इनमें से कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। यह एक प्रॉपर अप्रोच है इंग्लिश ग्रामर के साथ डील करने की। दूसरी बात, ये जब आप लोगों को इनका नामांकन पता चल गया, इनका नाम पता चल गया, उसके बाद आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में इस वीडियो में दी जाएगी। पर क्योंकि ये बहुत सिग्निफिकेंट है, हमारा बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, तो हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर बनेगा उसके ऊपर वो बहुत मजबूत बनेगा। आप अच्छे से बोल तब पाएंगे जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। इसीलिए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर हर पार्ट ऑफ स्पीच को रिस्पेक्ट दी जाएगी। रिस्पेक्ट देने का मतलब प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। हर अच्छी चीज में टाइम लगता है। तो एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये हमें नाम पता चल गए। अब नाउन, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, इसकी डेफिनेशन बहुत अलग अलग दी जाती है, मतलब बड़ा सिंपल सा है। और इस वीडियो को, जो कि एक प्रिलिमिनरी वीडियो है, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें हम बहुत सिंपल रखेंगे। अ नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन, आइडिया, क्वालिटी और कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, नाम हो सकता है किसी पर्सन का नाम जैसे रमेश, प्लेस का नाम जैसे दिल्ली, थिंग का नाम क्या हो सकता है, जैसे कि टेबल, एक्शन भी तो हो सकता है, एक्शन, प्लेइंग, आइडिया,
प्लेइंग को आप वर्ब मत समझिए, क्योंकि आगे जैसे हम डील करेंगे तो हमें पता चलेगा कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट में प्ले जो शब्द है वो वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगा है, आगे इज लगा है, ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस का सेंटेंस है। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है। पर अगर मैं कहूं प्लेइंग क्रिकेट इज अ गुड एक्सरसाइज या प्लेइंग क्रिकेट इज अ गुड स्किल, यहां पर प्लेइंग वर्ब का काम ना करते हुए नाउन का काम कर रहा है। और ऐसे वर्ब को जब वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है और वो नाउन का काम करता है तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिरंड। जिरंड बोलते हैं उसको हम। उसके बारे में जिरंड, पार्टिसिपल्स, इंफिनिटिव्स, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं जो यहां से ओरिजिनेट होते हैं, उनके बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। जस्ट वेट फॉर दैट। आइडिया। आइडिया क्या हो सकता है? जैसे आइडियाज में हम बात करते हैं, क्वालिटीज में बात करते हैं, कॉन्सेप्ट्स में बात करते हैं। आइडिया है ऑनेस्टी का आइडिया है। आइडिया है अगर हम बात करें सोवरेनिटी, अगर हम बात करें सेकुलरिज्म, अगर हम बात करें डेमोक्रेसी। क्वालिटी का मतलब क्वालिटी में आएगा ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट्स भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट भी जो हैं वो नाउन में आ जाते हैं। इन सभी के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे कि इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। हाँ, कितने पार्ट्स होते हैं उस वो डिबेटेबल है। डिबेटेबल इसलिए है क्योंकि हम एक ऑल एनकम्पासिंग व्यू नहीं ले पाते उसका। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसकी अलग अलग क्लासिफिकेशंस होती हैं, हो भी सकती हैं। जैसे कि इसमें हम एक सिंपल व्यू लेंगे। जब हम नाउन के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इनको एन्यूमरेट कैसे करना है, आपको प्रेजेंट कैसे करना है। अगर मैं किसी 5 साल के बच्चे को सिक्वेंशली समझाना चाहूं तो मैं कैसे समझाऊंगा कि वो सारे कॉन्सेप्ट्स ग्रैस्प कर ले। तो प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, प्रॉपर नाउन पता होना बहुत जरूरी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा पता होना इतना जरूरी नहीं। वो मेरी मातृभाषा हिंदी है और मुझे ज्ञान है, ये अच्छी बात है। इसमें हम किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग की बात करते हैं। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब हुआ ऐसी क्वालिटी है उसके अंदर जो उसको अलग बना रही है, और वो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है उस चीज का। जैसे अगर हम बात करते हैं नेम ऑफ अ पर्सन, यहां नेहा जो है नेम ऑफ अ पर्सन है। अगर इस क्लास में मेरी 10 स्टूडेंट्स बैठी हैं, मैं नेहा को बोलूंगा, नेहा का नाम लूंगा, तो वो सब जो है वो क्या है? गर्ल्स हैं। और उनमें से एक पर्टिकुलर गर्ल का नाम है, और जो सारी जो गर्ल है या गर्ल्स वो क्या बन गया? कॉमन नाउन। कंट्रीज बहुत ज्यादा है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो कंट्री एक नाउन है। पर्टिकुलर कंट्री का नाम दिया तो वो इंडिया, ये एक प्रॉपर नाउन है। बॉय एक कॉमन नाउन है क्योंकि बॉयज बहुत सारे हैं, उनमें से एक पर्टिकुलर बॉय का नाम रमेश है तो मैं रमेश कहूंगा, वो एक नाउन होगा। कॉमन नाउन जो कि हमने देख ही लिया है, जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि नेहा गर्ल। गर्ल जो है एक क्लास को रिप्रेजेंट, देखिए पहली बात कि जातिवाचक संज्ञा का मतलब हमारे भारत में जो कास्ट सिस्टम है, इसका उस कास्ट सिस्टम से लेना देना नहीं है। यहां पर जाति का मतलब वो वर्ण व्यवस्था नहीं है, यहां पर जाति का मतलब है क्लास। जैसे गर्ल कहेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा हमें कि एक फीमेल होमोसेपियन है जो कि अभी छोटी है, एडोलेसेंट है, जो अभी पूरी तरह से
व्यस्त नहीं हुई है, अडल्ट वुमन नहीं बनी है, उसके लिए तो गर्ल वर्ड यूज होता है। अब अगर मेरी 10 स्टूडेंट्स यहां बैठी हैं, 10 गर्ल्स यहां बैठी हैं, उनमें से एक पर्टिकुलर लड़की का नाम नेहा है और मैंने कहा नेहा प्लीज मुझे बुक दीजिए, ठीक है, मुझे बुक में से आपको कुछ पढ़ाना है, आई वॉन्ट टू रेफर टू समथिंग, तो प्लीज गिव मी योर बुक, तो वो प्रॉपर नाउन बन गया, गर्ल एक कॉमन नाउन। यहां पर हमने रमेश का एग्जांपल लिया था। रमेश क्या है? बॉय एक ऐसी बॉय टर्म है, एक वर्ड है जिसमें सभी लड़के आ जाते हैं, लड़कों की पूरी क्लास आ जाती है। रमेश उनमें से एक लड़का है, स्पेसिफिक, तो बॉय जो है वो कॉमन नाउन और रमेश जो है वो प्रॉपर नाउन। थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं अगर हम, कलेक्टिव नाउन। हमने इसके बारे में बात भी की थी, पिछली बार भी शायद बात की थी, जिसमें देखिए क्लास होना किसी की वो अलग चीज होती है और कोई ग्रुप होना और उस ग्रुप का नाम होना वो एक अलग चीज होती है। इसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि अब आप पूछेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अ बंच ऑफ फ्लावर्स। अ बंच ऑफ फ्लावर्स में क्या ये पूरा का पूरा कलेक्टिव नाउन है? नहीं। ये शब्द बंच जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लावर्स के गुच्छे को या गुलदस्ते को, जो वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको देख के हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे फ्लावर्स हैं, आपस में बंधे हुए हैं, वो शब्द है बंच। तो यहां पर कलेक्टिव नाउन है बंच। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अ फ्लॉक ऑफ शीप। फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों के झुंड को फ्लॉक, और इंग्लिश में बहुत सारी कॉमन चीजों को लेके, हर चीज को लेके तो नहीं, पर बहुत सारी चीजों को लेके ये कलेक्टिव नाउन्स हैं कि हम शीप के ग्रुप को क्या कहेंगे? फ्लॉक कहेंगे। लॉयंस के ग्रुप को क्या कहेंगे? प्राइड कहेंगे। सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहेंगे? कॉयर कहेंगे, CHOIR, कॉयर, अ कॉयर ऑफ सिंगर्स। तो ये है समूहवाचक संज्ञा, जो हमें ये बताती है कि यहां पर किसी समूह की बात हो रही है, किसी ग्रुप की बात हो रही है, वो होती है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद यहां पर कई लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। यह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और आप में से कुछ बच्चे इसको जानते भी होंगे, कुछ स्टूडेंट्स इसको जानते होंगे कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जो कि वो संज्ञा है जो कि हम 5 सेंसेस से परसीव ना कर पाए, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, वो भाववाचक संज्ञा है। कंफ्यूजन कहां आता है कि ये कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन को लोग एक ही समझ लेते हैं। तो हम क्या डील करेंगे? पहले हम क्या डील करेंगे? हम मटेरियल नाउन को डील करेंगे। मटेरियल नाउन, अब गोल्ड, मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा कहा जा सकता है, कहा जाता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट कहा जा सकता है जो मटेरियल हमें नेचर ने दिया या हमने खुद बनाया, जैसे गोल्ड, कॉपर, ये हमें नेचर ने दिया, शुगर, जिस मटेरियल से और चीजें बन सकें, इनको हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। तो क्या मटेरियल नाउन और कंक्रीट नाउन एक ही हैं? क्या ये एक दूसरे के सिनोनिम हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये कोई रूल नहीं है, कोई डेफिनेट रूल नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ इसको यूज नहीं कर सकते, पर फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? मटेरियल नाउन को अलग कर देंगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन को एक साथ पढ़ेंगे, और ये दोनों एक दूसरे के से अलग हैं, 180 डिग्री ऑपोजिट हैं। मतलब अगर हम कंक्रीट नाउन की बात करेंगे तो हम उन सभी चीजों की बात करेंगे जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। और यहां पर एक और पॉइंट आएगा, देखिए क्लासिफिकेशन अलग अलग है। यहां पर हम एग्जांपल लेंगे, कंक्रीट नाउन में मैं एग्जांपल लूंगा, कंक्रीट नाउन में मैं एग्जांपल लेता हूं टेबल का।
चेयर का, एयर का जो कंट्रोवर्शियल लगता है, गर्ल का। आप कहेंगे सर आपने तो अभी कहा था गर्ल कॉमन नाउन है। हाँ जी बिल्कुल कहा था, पर एट द सेम टाइम वो कॉन्क्रीट नाउन भी तो है, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। हम उसे देख सकते हैं किसी गर्ल को, हम उसकी आवाज सुन भी सकते हैं, टच करके भी हमें पता चल जाएगा। तो ये जो चीजें हमने दूसरे नाउन कैटेगरीज में की थी, ये सब कंक्रीट हैं बिकॉज दे कैन बी परसीव्ड बाय 5 सेंसेस। ज्यादा सही रहेगा एनी ऑफ द 5 सेंसेस। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई चीज हमें दिखे, वो सुने भी, उसको हम टच भी कर पाए, उसको हम टेस्ट भी कर पाए, ऐसा नहीं। 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस के साथ से भी अगर हम किसी चीज को परसीव कर पा रहे हैं तो वो जो है कंक्रीट नाउन में आ जाएगी, कंक्रीट नाउन में आ जाएगी। अब इसका ऑपोजिट जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब, जैसे कि शब्द ही बता रहा है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो कि ख्यालों की बात होती है, जो कि आइडियाज की बात होती है, भाववाचक संज्ञा, जैसे लव, एंगर, सेकुलरिज्म, सॉवरेनिटी। मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन के टाइम पे बताया था कि सेकुलरिज्म, सॉवरेनिटी, ये जो है शब्द हैं, पर क्या आप सेकुलरिज्म को अपनी सेंसेस से महसूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या मैं सॉवरेनिटी, इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट, सॉवरेन कंट्री, उसके पास, इंडिया के पास सॉवरेनिटी है, तो सॉवरेनिटी को हम माप सकते हैं? क्या हम उसको तोल सकते हैं? क्या हम उसको टच कर सकते हैं? नहीं। पर क्या वो एग्जिस्ट करती है? हाँ, सॉवरेनिटी एग्जिस्ट करती है एंड इट इज वेरी सिग्निफिकेंट। तो यहां पर ये जो इमोशंस के नाम लिए हमने, ये कॉन्सेप्ट्स के नाम लिए, आइडियाज के नाम लिए, तो ये सब जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम इसमें आगे चलें, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एक कर्सरी ग्लांस है। आई रिपीट, यहां पर हम किसी को भी, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर। हाँ, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। नाउन अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है, इसमें इतनी एक्सेप्शंस हैं, इतने सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं कि हमें, और उनके कॉन्सिक्वेंसेस हमें एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में अक्सर हमें एक्सेप्शंस पूछी जाती हैं। तो इट इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर, इट इज जस्ट अ कर्सरी ग्लांस, एंड ये उन लोगों के लिए है जो कि सिर्फ इसके बारे में अवेयर होना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली आई विल ब्रिंग a dedicated video on noun, pronoun, each of the 8 parts of speech। मैंने आपको जैसे कहा, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा जिसको मैं कह सकता हूं कि एग्जॉस्टिव होगी। लेट्स मूव फर्दर। अब सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन, देखिए, प्रो का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, जब हम, अगर मैं कहूं मैं अमेरिकन हूं और मैं कहूं आई एम प्रो ट्रंप, तो इसका मतलब यह है कि मैं ट्रंप जो कि राष्ट्रपति हैं वहां के, मैं उनका सपोर्टर हूं। प्रो एंटी का उल्टा शब्द है, एंटोनिम है। तो जो नाउन की सपोर्ट करता है वो प्रोनाउन होता है। काफी सारी चीजें तो हमें उनका नेम देख के, नॉमेनक्लेचर देख के ही समझ आ जानी चाहिए। जैसे कि संज्ञा की जगह जो स्थान पे जो आता है, जो जगह लेता है, वो सर्वनाम होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी जरूरत क्या है? हर चीज की एक यूटिलिटी होनी चाहिए। इसकी जरूरत यह है कि अगर हम बार बार, फर्स्ट ऑफ ऑल टू अवॉइड रेपिटेशन, हमें रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए, जैसे राम गेट्स अप एट 5 in the morning, राम गोज फॉर अ वॉक एट 6 in the morning, राम गोज टू स्कूल एट 7 in the morning, राम कम्स बैक एट 2 in the noon। ये बार बार राम 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 एक वर्ड को हमें यूज करना पड़ा। उसका काम हम ऐसे भी कर सकते थे, राम गेट्स अप एट 5 in the morning, ही गोज फॉर अ वॉक
at 6 in the morning. He goes to school at 7 in the morning. तो इससे क्या हुआ, एक कन्वीनियंस जाग गई। हाँ, प्रोनाउन में हमें ये बात का जरूर ध्यान रखना होगा, जेंडर स्पेसिफिक भी होते हैं ये। एक तो जेंडर और जेंडर स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि मैंने रमेश के लिए, राम के लिए ही यूज किया। मैं ये नहीं कह सकता था शी गोज फॉर अ वॉक एट 6 AM, तो वो गलत हुआ था। उसके बाद एक तो जेंडर, राम गेट्स अप एट 5 in the morning, दे गो टू वॉक एट 6 AM। अब राम के लिए मैं दे भी यूज नहीं कर सकता, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जेंडर के कुछ रूल्स और जेंडर के साथ साथ नंबर के कुछ रूल्स जो हैं इन प्रोनाउंस के ऊपर लागू रहते हैं। खैर, आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं। आप सभी को पता होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा बाकी डेडिकेटेड वीडियो में। फर्स्ट पर्सन में हम कहते हैं आई। जब ये कहां पर आता है, जब ये किसी सेंटेंस का फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर में जब ये सब्जेक्ट बनता है तो हम यूज करते हैं आई। अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर की बात की जाए तो वी यूज करते हैं। कब, कहां पर, जब वो सब्जेक्टिव केस हो। सब्जेक्टिव केस को हम क्या कहते हैं, हायर लेवल ऑफ इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनेटिव केस। उसके बाद सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट के रूप में आए, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, इन दोनों केसेस में ही सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, व्हेन इट कम्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, तब हम यूज करते हैं वर्ड यू। उसके बाद थर्ड पर्सन में हमें वही जेंडर और नंबर का ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मेल या मैस्कुलिन जेंडर ही यूज होगा, फेमिनिन जेंडर शी यूज होगा, न्यूट्रल जेंडर इट यूज होगा, और दे जो है ये मोर देन वन के लिए यूज होगा, मतलब प्लूरल नंबर के लिए यूज होगा। प्रोनाउन को हम ज्यादातर यहीं तक समझते हैं। रमेश की जगह ही यूज हो गया, यहां बात खत्म होगी नहीं। अगर हमने इसका ऑब्जेक्टिव केस, जब ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह आए, जब ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह आए, तो अगर हमने इसको डिस्कस नहीं किया ये अधूरा रह जाएगा। जैसे आई लाइक हिम, ही लाइक्स मी, जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट की जगह आया तो ये मी बन गया। यू लाइक मी, आई लाइक यू, ये यू ही रहता है। ही लाइक्स मी, आई लाइक हिम, तो ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मेल जेंडर ऑब्जेक्टिव केस, जिसको एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्यूजेटिव केस। अगर वो फीमेल है, फीमेल जेंडर है तो हर हो जाएगा, न्यूट्रल जेंडर है तो इट हो जाएगा। अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का ऑब्जेक्टिव केस है तो वो बन जाएगा अस, यू का यू ही रहेगा। और देम, जैसे दे लाइक मी, माई स्टूडेंट्स लाइक मी, आई लाइक देम। तो अब आपको समझ आ गया, जब ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस के एंड में आया और ये थर्ड पर्सन है, प्लूरल नंबर है, तो यहां पर देम आ गया। उसके बाद एक गलती जो हम करते हैं, ये माई, योर, किसी भी इंसान से जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक्सपर्ट नहीं है, आप पॉजेसिव केस का भी एक नाम है, क्या नाम है, जेनेटिव केस। जो भी हमारे इंग्लिश ऑथर्स हैं, जब हम उनकी ग्रामर की किताबें पढ़ते हैं तो वो ये वर्ड यूज करते हैं, तो इससे परेशान नहीं होना है। जेनेटिव केस, हम जब भी पॉजेसिव केस की बात करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, ही इज माई फादर, हम बोलते हैं जी इसमें प्रोनाउन माई है। बेटे, प्रोनाउन वो शब्द है जो किसी नाउन की जगह आएगा, पर ये तो नाउन के पहले, जहां प्रोनाउन आएगा वहां नाउन नहीं आना चाहिए। फिर
ही इज माई फादर। तो कई बार हम क्या करते हैं, बेसिकली ये है कि माई, योर, हिज, हर, अवर, योर, देयर, इनको हम करेक्ट ग्रामर में एडजेक्टिव्स मानते हैं। और पोजेसिव क्या होते हैं, दिस बुक इज माइन, दिस क्लास इज अवर्स, दिस क्लास इज योर्स, दिस क्लास इज देयर्स। तो ये हिज, हर्स, ये सब जो वर्ड्स हैं, ये सब जेनेटिव केस हैं, ये सब प्रोनाउन के अंदर आते हैं, और इनको आप ध्यान से नोट कर लीजिए, ये एडजेक्टिव्स हैं बेटे, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहे हैं एक तरह से। ठीक है, तो यहां पर प्रोनाउन, इसके बारे में और भी डिटेल में जाएंगे, कहीं कहीं पर ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता, वहां उसको भी सीखेंगे, पर नेक्स्ट वीडियो